की तीसरी क्लास में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा इस तरह से एक क्लास में इतना डिस्कशन के पीछे मेरा उद्देश्य है वो ये है कि थोड़ा डीपली हम चीज़ों को समझें। और देखिए स्टूडेंट, मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि आज मैटर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं बहुत सारी जगह जैसे अभी आप तो पता नहीं टेक्नोलॉजी में मेरे से भी ज़्यादा आगे होंगे, लेकिन इतना और मैटर है और इतना ज़्यादा सोर्सेज है कि समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बुक में इतना क्यों। कभी कभी तो मैं खुद जब किताबें पढ़ रहा होता हूँ और जब मैं बहुत सारे अपने जो ये जो प्लेटफॉर्म है उन पे जाके कभी चेक करता हूँ, मुझे लगता है सरप्राइजिंग होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है बहुत शानदार भी होती है तो बहुत खराब भी होती है। तो इसलिए मैं चूंकि उस विषय को थोड़ा समझता हूँ तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, उसमें ठीक चीजें जो काम की चीजें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के तौर पर जैसे आपकी तरफ से मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब मैटर की कमी से पीड़ित नहीं है। आज आज आप सूचनाओं और मैटर की अधिकता से पीड़ित हो और उसमें सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये मोटी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये होती है कि जब बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आज थोड़ा चेक कर रहा था आपके जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उसी पे कि नवीन लोक प्रशासन पे मैं अलग अलग जो जो आजकल बहुत सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से जो मैटर है तो उसमें मैं देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैं तो उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझ सकता हूँ, लेकिन एक नया स्टूडेंट उसे केवल देख ले और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा चुनौती है। वो उसकी ई सेंस को नहीं पकड़ सकता है। तो यही वजह है कि आज एक शिक्षक के तौर पर जो भूमिका मैं मानता हूँ कि वो भूमिका क्या हो सकती है, वो सबसे बड़ी भूमिका दो ही लेवल पे नजर आती है। एक, आपको उस टॉपिक की एक सच्ची और सही समझ विकसित करा दे कोई एक शिक्षक। दूसरा, उस समझ के आधार पे आप सही चीजें लिखने लग जाओ और उसका कुछ अभ्यास करवा दे। बस ये दो चीजें हैं जिससे कि आप का बहुत सारी एनर्जी जो इधर उधर भटकने में है वो ना लगे। मुझे ये भी चीज मोटे तौर पर समझ में आई है कि आप बहुत सारी जगह जो जो इन्हें यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह इन सब्जेक्टों में, वो मुझे लगता है कि अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लिटरेचर लिखा, पुस्तक लिखी, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप चुटकियों के अंदर नोट्स बन जाते हैं। तो आप उस तरह की दुनिया में अब आप प्रवेश कर चुके हो जहाँ एजुकेशन एक अलग जगह चली गई है, लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप का काम है वो मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी काम है जो नहीं हो रहा है। और मैं क्लासरूम में इन सब क्लासेज में उन्हीं चीज़ों पे मेरी अपनी जो अब तक, क्योंकि मैं अनुभवों से रोज सीखता रहता हूँ और अपने भीतर भी निरंतर मेरा बदलाव का एक क्रम रहता है, तो मेरी जो समझ बनी है कि बेटर क्या किया जा सकता है उसमें है कि जो प्रोसेस मैंने एक समझ विकसित करने का शुरू किया है वो मुझे लगता है सबसे शानदार और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। तो ये मेरी अपनी समझ है और वो मैं ये नहीं कहता कि आपसे बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे अनुभवों को साथ मिला ले तो ये क्वालिटेटिव थोड़ा सा ज्यादा ठीक हो सकती है। और ऊपर हम समय समय पे इसको और देखते रहेंगे। अभी मेरी ऑडियो वीडियो जरूर आप बता दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है क्या। जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं वो भी थोड़ा मुझे एक मैसेज कर देंगे कि ओके है ना, ठीक है। तो अभी आपको इस समय आपका ऑडियो नहीं, लास्ट के अंदर जो आप चेक करेंगे तो लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें कर पाता हूँ, तो इस समय आप हैंड रेज ना करें। लास्ट में आप हम लोग करेंगे इस पे। तो मैंने कुछ चीजें जो मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव लेता हूँ आप लोगों के साथ, जैसे आपकी अपनी एक जर्नी है तो उसी समय मेरी भी एक जर्नी आप सबके साथ शुरू हो रही होती है। और मुझे कतई ये गलतफहमी नहीं होती है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं एक स्टूडेंट बन के ही पढ़ता रहता हूँ और मैं भी आप लोगों के साथ सीखता रहता हूँ रोज नहीं। तो जो लास्ट क्लास थी नवीन लोक प्रशासन की, उस लास्ट क्लास को थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ और वापस उस जगह हम वापस आते हैं ताकि आपकी जो समझ बनी है उसे भी आप थोड़ा थोड़ा चेक कीजिएगा।
नवीन लोक प्रशासन क्या है और इसका उद्भव क्यों हुआ और इसके वैल्यूज क्या है, इसके बेसिक पिलर्स क्या है, ये हम पिछली 2 क्लासेज के भीतर देखें और हमें ये समझ में आया, मतलब आपको भी और मुझे भी ये समझ में आया कि नवीन लोक प्रशासन एक तरह से 1960 के दशक में अ, लोक प्रशासन में लोक कल्याणकारी राज्य के समानांतर एक उभरी अवधारणा है, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य के जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ दिखता है। ये मतलब ये आंदोलन मोटे तौर पर 3 जो घटनाक्रम थे उन्होंने बड़ा योगदान किया, जिसमें एक हनी प्रतिवेदन था, एक हनी रिपोर्ट थी, दूसरा फिलोडेल्फिया सम्मेलन था और तीसरा जो था वो मिन्नोब्रुक सम्मेलन था। इसमें शुरू के 2 1967 में होते हैं और मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है वो 1968 में होती है। मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस और फिलोडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में लगभग लगभग एक जैसे विचार थे, क्रांतिकारी विचार थे और उसमें कुछ चीजें निकल के आई, उन्हें हम 4 पिलरों पर लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखा। एक था रेलेवेंट, मतलब वो प्रासंगिक है या नहीं है। दूसरा है वैल्यू, मतलब वो उसमें संवेदनशीलता और इम्पैथी और वैल्यूज है या नहीं है। तीसरा है वो चेंज, कि वो परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन होता है या नहीं होता और खुद परिवर्तन का एक एजेंट बनता है या नहीं बनता है, वो हमने देखा। और चौथा जो था वो इक्विटी, मतलब सामाजिक समानता का लक्ष्य रखा, न कि इक्वल बिहेवियर। और एक तरह से हम एक सारणी मैंने आपको बताई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो उस समय का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था उसे नवीन लोक प्रशासन अपने आप को किस तरह से अलग करता है। और ये चारों जो पिलर थे, प्रासंगिकता, आपका मूल्य, समता और परिवर्तन, इन चारों में जो परंपरागत प्रशासन है वो क्या कह रहा है और जो नवीन लोक प्रशासन है वो क्या कह रहा है, ये अंतर हम लास्ट क्लास में देख रहे थे। साथ ही रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने जो एक अलग तरह से व्याख्या की वो भी हमने देखी। और उस व्याख्या में हमने देखा कि उस व्याख्या में हमने देखा कि अच्छा, मेरा एक फोन आ गया था तो मैंने उस पे तो मेरा मैं क्या कह रहा था, चूक गया हूँ। अ, हाँ, जो मैं बता रहा था कि रॉबर्ट टी कोलंबस्की से एक अलग तरह से व्याख्या करता है कि वो उसे नवीन लोक प्रशासन क्या नहीं है, मतलब वो किसको अपोज्ड करता है, वो 3 बातें कही। तो हम आज पहले हम इसे इस तरह से समझते हैं कि एक्चुअल में नवीन लोक प्रशासन को अगर हम ऐसे देखें, मतलब किसको वो सपोर्ट करता है, किसको वो सपोर्ट करता है या किस पे वो इम्फेसिस देता है, किस पे वो बल देता है, और दूसरा वो किसको वो अपोज करता है, नहीं, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो कल की क्लास के भीतर हमने ये देखा था कि वो किसे अपोज करता है। इसमें 3 चीजें थी कि वो एंटी पॉजिटिविज्म, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद को, है ना, पूरा लिखो तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, या वो प्रत्यक्षवाद का विरोध करता है जो साइमन ने दिया है। एक तो ये हम उसे देख रहे थे हैं। दूसरा वो है कि वो एंटी टेक्निकल है, मतलब वो तकनीकी का विरोध करता है और एक मैकेनिस्टिक प्रशासन नहीं हो बल्कि एक संवेदनशील प्रशासन हो। तो जो प्रशासन में एक मशीनीकृत मॉडल आ गया और ज्यादा तकनीकी का प्रयोग है,
उसका नवीन लोक प्रशासन विरोध करता है। और तीसरा था वो था कि वो एंटी ब्यूरोक्रेटिक जो है वो है, मतलब जो जो नौकरशाही की जो चीजें थी, जैसे तटस्थता, अनामता, पद सोपानिकता, उन सबका विरोध करता है और कहता है कि नहीं, ये केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये पद सोपान की दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अ, अनौपचारिकता भी हो, इनफॉर्मलिज्म भी हो। तो एक तो क्या नहीं है और दूसरा क्या है। तो क्या है, इसमें चार चीजें तो हमने देखी, इनके चार पिलर है। जिसे एनपीए को मैं कभी कभी आप एग्जाम में लिखो तो इस डायग्राम से, जनरली मैं जब आप क्वेश्चंस आंसर्स लिखेंगे तो मैं इस तरह का डायग्राम को प्रेफर करूंगा कि आप, ये एनपीए क्या है तो आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे रेलेवेंस लिख दिया, नहीं है, वैल्यू लिख दिया, आप इक्विटी लिख दिया और चेंज लिख दिया। तो ऐसे, और फिर थोड़ी थोड़ी आप व्याख्या लिखो तो इनके आगे ही ऐसे, जैसे रेलेवेंस में यहाँ चीजें लिख दो, वैल्यूज में यहाँ लिख दो, इक्विटी में यहाँ लिख दो और चेंज में यहाँ लिख दो इसके पीछे। तो एक तरह से पूरी डिटेल व्याख्या आ गई है। हालांकि अब मेरी समझ पहले से थोड़ी अलग बनी है। अब मैं स्टूडेंट्स को ये ज्यादा डायग्राम एग्जाम में देने की प्रेफर नहीं करता हूँ आजकल, जो मैं थोड़ा पीएससी इनसे कनेक्ट होने के बाद में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उन डायग्राम को जो एग्जामिनर है वो डिकोड नहीं कर पाता है। तो आप तो अपनी सोच रहे हो कि वो समझ लेगा और वो नहीं समझ पाता है। तो उस स्थिति के भीतर कभी कभी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखता है। तो मैं बहुत कम डायग्राम के पक्ष में रहता हूँ और मैं सीधा ये कहता हूँ कि आप जो सवाल है उसकी मांग को पूरा करो। क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को सफल बनाना होता है, उसे इधर उधर रास्ते पे नहीं, जो सीधा टारगेट की बात है कि कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, वो रास्ता क्या हो। और वो रास्ता यही है कि आप एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और जो सवाल की मांग है उसे पूरा करने की कोशिश करो कि वो पूरा कैसे हो, उसके तरीके की प्रेजेंटेशन कैसे हो, इस पे नहीं। आप तो इसे लिखना हो कि आपको मैटर भी कंटेंट डालना आता है कि नहीं आता है। और अभी पिछले कुछ सालों से जो मैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस देख रहा हूँ, उस प्रैक्टिस में वो तरीकों पे ज्यादा काम कर रहा है और कंटेंट पे काम नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं कर रहा है। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं, मेरा आप सबसे मेरा जो अपना एक पक्ष है वो है कि आप अंडरस्टैंडिंग और कंटेंट पे काम कीजिए, तरीका अपने आप आ जाता है। हमारे ब्रेन में बहुत नवाचार दिए हुए हैं, उस समय तात्कालिक तौर पर आपके पास पीछे बैकअप पे तो सब कुछ आता है। ओके, तो एक चीज मैंने ये बताई कि किसे तो हम चार चीजें तो ये है वो हम बता दें, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा, मान लीजिए 50 शब्दों में क्वेश्चन आता है, हम थोड़ा खोल के बताएं कि एनपीए क्या है। तो तीन एंटी गोल है, और अगर हम इन सारी बातों को लिखें तो पांच छह चीजें हम बता सकते हैं। जैसे वैल्यू ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये, एक चीज आप ये बता सकते हो। दूसरी चीज, क्योंकि इसके अंदर में हमने देखा कि संवेदनशीलता है, करुणा है, एम्पैथी है, इन सब चीजों को देते हैं। एक हम इसे देखते हैं कि सेंसिटिव, इसी चीज को हम थोड़ा और खोल दें कि संवेदनशील प्रशासन की बात करता है, इसको इस पे एम्फेसिस देता है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रशासन की बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। पीपुल पार्टिसिपेशन की बात करेगा, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। मतलब हम थोड़ा खोल के रखें, इन चारों शीर्षकों को न करके हम वैसे खोलें तो क्या चीज हम लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि प्रशासन हो वो कैसा होना चाहिए, वो लचीला होना चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके भीतर, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा कि वो बदलाव जो है
उसकी उसका वो होना चाहिए, मतलब वो बदलाव का सूचक हो, वो बदलाव को लेने वाला और बदलाव को करने वाला दोनों हो। इसी तरह से वो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, एस्टेब्लिश्ड सोशल इक्विटी की बात करेगा। नहीं, सोशल इक्विटी जो है उसको एस्टेब्लिश करने पे एम्फेसिस करता है। और इसी तरह से आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सबके बाद में, जो सबसे की वर्ड है वो है कि ये एम्फेसिस करता है रोल को एक्सपेंडेड करने में, रोल का विस्तार करने में, मतलब अपनी भूमिका को बढ़ाने में बल देता है जो वेलफेयर स्टेट की है। तो लास्ट में है कि एक्सपेंडेड एम्फेसिस एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडेड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने एनपीए क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, तो आप थोड़ा सिस्टेमेटिक ढंग से बताएं कि क्या नहीं है, क्या है, और इसे ही एक अलग सारणी में विभाजित कर दे। अगर आप बना लो, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि एक तरफ आप ये लिखो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि उस समय का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो मानते हैं वो क्या है, और उसमें ये एनपीए क्या कहता है। तो आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनपीए, कैसे उस समय के परंपरागत लोक प्रशासन से नवीन लोक प्रशासन अलग है, ये एक सारणी आ गई। अगर अभी जो मैं तीन चीजें आपको बताई, अगर वो आप तरीके से तैयार कर लेते हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर आपकी नवीन लोक प्रशासन पर एक स्पष्ट समझ बन जाती है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा आप अगर महसूस कर पा रहे हैं मेरी इन सब बातों से, तो एक चीज आपको लगभग क्लियर होनी चाहिए, और ये चीज अगर आपके माइंड में नहीं होगी तो आप कभी भी मतलब जो जरूरत है जिस तरह की तैयारी की, उस तरह की तैयारी के लेवल पे नहीं जा पाओगे। और वो क्या चीज, वो ये चीज कि किसी भी चीज के अंदर डूबना पड़ेगा आपको। आप कुछ चीजें फटाफट याद करके जो तीसरी करते हो कि नहीं मेरा टॉपिक तैयार हो गया, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, और मैं अब इसके लिख दूंगा, मैं उसे फोड़ दूंगा, और अब की बार तो पहला नंबर मेरा ही है, टॉपर के सपने हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, जगह जगह मालाएं पहना रहे हैं आप लोगों को, यही तो सोचते हो ना। तो ये चीज जो है वो आपकी गहराई में जब डूबोगे तो पता लगेगा कि कितनी गहरा विचार है। आप सोचिए, थोड़ी देर पल भर के लिए सोचिए कि इन विचारों को, जैसे मान लीजिए एक संकल्पना, कितने विद्वान लोगों ने डूब के मतलब इस पे सोचा होगा, और एक आरएस एस्पिरेंट चंद एक घंटे की क्लास लेके वो अगर ये सोचता है कि नहीं मुझे तैयार है, मेरी समझ बन गई है और बस ठीक है, और वो भी कुछ पॉइंट्स याद करके जिसे बस मुझे तो बस छापना है, अगर ये समझ वो रखता है तो ठीक है, आप वही, तो कोई भी सवाल आओगे तो वही लिखेंगे आप उस समय, आप उस क्वेश्चंस की डेप्थ तक नहीं जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा यही है कि थोड़ा भीतर जाइए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आप तो अपना काम कीजिए कि मुझे इस टॉपिक के भीतर डूबना है, मुझे कोर्स पूरा कभी नहीं करना है। ये एक समझ धीरे धीरे आपकी हो। अब तो ये मैंने थोड़ा सा आपको नवीन लोक प्रशासन क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया हूं कि पिछली दो क्लासेज के बाद में हमें यह पता लगना चाहिए कि किस चीज का वो विरोध करता है, किस चीज को वो सपोर्ट करता है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से वो कैसे भिन्न है। एक बार आप कमेंट्स लिख देंगे तो मुझे थोड़ी सी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, आपकी मोटी एक समझ जो है नवीन लोक प्रशासन पर, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बन गई है। और अगर ये आपकी समझ बन गई है तो मैं थोड़ा इसे एक अन्य दृष्टिकोण से भी बताना चाहूंगा कि जो एक बहुत पॉपुलर विद्वान है, इस पे काफी लिखा है, और उनका नाम है फ्रेडरिक्सन। तो फ्रेडरिक्सन ने नवीन लोक प्रशासन को जिस तरह से डिफाइन किया और जो कोटेशन उन्होंने दी,
मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे उसे डिकोड करना बहुत मुश्किल सा लगता है एक स्टूडेंट के लेवल पे, लेकिन वो क्वेश्चंस जब पूछते हैं तब आपको उसमें उलझ जाते हो। और नवीन लोक प्रशासन की सबसे सही मतलब एक तरह से डीप एनालिसिस किसी ने किया है तो वो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया है। तो फ्रेडरिक्सन की ये जो कोटेशन है, मुझे लगता है कि वो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आपको क्या, जो मैंने आपको बताया है कि क्या आप अभी तक की जो मैंने चीजें बताई उसकी समझ बन गई है? अगर लगता है कि किसी जगह नहीं बनी है तो मुझे पूछ सकते हैं क्लास के लास्ट में। अभी बीच में तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप तैयार रहिए लास्ट में कि मुझे ये चीज पूछनी है, तो हम बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियो संवाद के माध्यम से उन्हें करते हैं। तो जो फ्रेडरिक्सन है, नहीं है, फ्रेडरिक्सन ने एनपीए को क्या कहा वो हमें देखना है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो फ्रेडरिक्सन है वो क्या कहते हैं, नहीं है, उन्होंने क्या कहा ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और वो मुझे लगता है उस पे हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है और वो डीपली क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो एक कीर्ति ही मैसेज की है, बाकी साथियों का क्या है। मैं आपकी एक्टिवनेस जरूर देखना चाहूंगा। तो अ, मेरा ये भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप है ना लाइव क्लास में जरूर जुड़े, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है लाइव क्लास रखने का। ये मेरी हमेशा से समझ बनी है। अगर ऐसा है तो मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है, क्यों मुझे इतना इसमें परेशान आप लोग करो। मतलब कितना मेहनत होती है उसमें, सारी डिटेल्स रिकॉर्डेड क्लासेज है। आपके बाद में उस पर डिस्कशन कर लूंगा। तो अगर मैं जरूर देखूंगा कि अगर आप इस पे इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो ये मेरे लिए काफी चिंताजनक बात है जो मैं भी देख रहा हूँ अभी इस समय। तो मुझे लगता है कि हमें डेली अटेंडेंस बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं एक मैसेज डालता हूँ। और कीर्ति में रुकिएगा, मैं एक मैसेज जरूर डालता हूँ। ओके, मैंने मैसेज कर दिया है। तो ठीक है। तो फ्रेडरिक्सन ने क्या बोला वो समझने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत, मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग की बात है। मुझे पता नहीं आप कैसे इस अति उत्साह में रहते हैं कि आप समझ जाएंगे। जो चीज नहीं हो लाइव बैठे और फिर उसके बाद में जो चीज नहीं समझ में आए वो देखिए। आप वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स शायद मुझसे, जब आप कभी आइए तब पता लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए जो समय देता हूँ किस फीलिंग्स और कैसे, मैं कोई ऐसे नहीं है, बहुत कम समय पढ़ाता हूँ आजकल, बहुत कम। ये मेरा समय भी मान के चलोगे निकालता हूँ मैं बहुत मेहनत, बहुत सारी चीजों की कटौती करके। तो उसमें अगर आप मतलब कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो मुझे ज्यादा फिर उसमें रुचि नहीं रहेगी। तो ये जो बाद में अगर रिकॉर्डेड क्लास आप देखेंगे आज की, तो कल मैं आपसे पूछूंगा इसे कि क्या है आप सबका मामला। तो उन्होंने कहा कि जो एनपीए है, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो एनपीए है, ये एनपीए जो है, वो एनपीए क्या है, उसके लिए वो चार बात बताते हैं, बहुत गहरी बात। उसमें पहली चीज कहते हैं कि लेस जेनरिक एंड मोर पब्लिक। ये पहला बताते हैं कि ये लेस जेनरिक और मोर पब्लिक होता है। मतलब
वो जो है कम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं भी इसका जेनरिक को देख, वो कहते हैं कि कम जातिगत और ज्यादा सार्वजनिक है। आप समझिए इसका मतलब, एक एक का मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूं कि कम जातिगत का मतलब जो एनपीए है वो कोई एक विशिष्ट वर्ग के लिए या विशिष्ट सेवा के लिए नहीं है, बल्कि वो ज्यादा पब्लिक है, वो ज्यादा से ज्यादा विस्तार की बात करता है, वो अधिक से अधिक सेवाएं देने की बात कर रहा होता है। तो वो मोर पब्लिक है, लेस जेनरिक है, विशिष्ट नहीं है, वो अपनी भूमिका के विस्तार की बात करता है। तो यार एक्सपेंडेड रोल को आप लेके आएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। आगे वो कहता है लेस डेस्क्रिप्टिव मोर प्रेस्पेक्टिव, इसे कहता है लेस डेस्क्रिप्टिव एंड मोर प्रेस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि वो कम, इसे हिंदी में कहेंगे कम विवरणात्मक और अधिक आदेशात्मक। नवीन लोक प्रशासन की पूरी लैंग्वेज जो है वो क्या होना चाहिए, ऐसा कर दो वो कर दो, तो इसकी पूरी भाषा जो है वो एक आदेशात्मक है, न कि विवरणात्मक है। तो आप अलग अलग संदर्भों में बताया कि लोक प्रशासन में लोक सेवक को एक एग्जीक्यूटिव सोशलिस्ट होना चाहिए, उसे चेंज मेकर होना चाहिए, उसे अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहिए, उसको जो है उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो एक तरह से आदेशात्मक भाषा है जो अलग अलग उदाहरणों से आप बताएंगे तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। फिर वो कहते हैं लेस इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेशन ओरिएंटेड एंड मोर क्लाइंट ओरिएंटेड। मतलब फिर ये कहते हैं लेस इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड एंड मोर क्लाइंट ओरिएंटेड। मतलब जो लोग है, जो उनको उपभोक्ता मानते हुए उनके अभिमुखीकरण की बात करता है ये, कि जो लोग है आपका जो नागरिक है, सिटीजन सेंट्रिक, इस तरह के प्रशासन की बात करता है, न कि संस्थागत जो प्रशासन है उसकी बात करता है। तो संस्थागत प्रशासन नहीं, बल्कि वो क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इक्विटी को स्थापित करने वाला हो, वो उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला हो। ये अगर मान लो ये इसमें आप देखिए, ये हर टॉपिक एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। हर पॉइंट एक क्वेश्चन है इसकी कोटेशन का। उसको आपको, अगर आपको एनपीए आता है तो आप इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। इसी तरह से आगे वो कहते हैं कि लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव। ये जो है लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव है, ये मतलब कम तटस्थ और अधिक मानकीय। मानकीय क्या होता है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो ये हमें ये बात करता है कि तटस्थ नहीं है, व्हाट इज नहीं है, बल्कि व्हाट शुड बी पे बात करता है कि कोई चीज क्या है इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या होना चाहिए। तो एक तटस्थ प्रशासन की बात न करके वो एक सपना देता है प्रशासन को कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो जो सपने हमने अभी देखे वो सारे इस टॉपिक में डालते हुए आप 50 शब्दों का आंसर तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में ये कहता है कि इट होप नो लेस साइंटिफिक, नहीं है, लास्ट में कहते हैं इट होप नो लेस साइंटिफिक। मतलब हम आशा करते हैं कि ये कम वैज्ञानिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कहा कि ये एंटी टेक्निकल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक ना हो। तो हम आशा करते हैं कि ये कम वैज्ञानिक नहीं होगा। इस तरह से नवीन लोक प्रशासन को जो सबसे सही डिफाइन किया वो किया फ्रेडरिक्सन ने। और इसमें से हर एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो पांचों पॉइंट है
ये 5 पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, और अगर पूरी कोटेशन दे दी जाए तो आपको 150 शब्दों में एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसको स्पष्ट कीजिए। तो नवीन लोक प्रशासन जो है वो लेस जेनरिक, मोर पब्लिक, लेस डिस्क्रिप्टिव, मोर पर्सपेक्टिव, लेस और इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड, मोर क्लाइंट ओरिएंटेड, लेस न्यूट्रल, मोर नॉर्मेटिव, एंड इट होप नो लेस साइंटिफिक। ये चीज आप समझेंगे, ये तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे आप अगर, जो इसमें आए हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और चूंकि नवीन लोक प्रशासन आपको सेपरेट से एक टॉपिक दे दिया, तो मैं सोच सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से गुरेज भी नहीं किया जा सकता। पूछना ही चाहिए, मुझे लगता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी है, तो पूछना ही चाहिए। तो ऐसा एक मतलब एनपीए क्या है, इसे फ्रेडरिक्सन ने बहुत शानदार तरीके से बताया। ओके, जब हम इतना देख लेते हैं तो हम नवीन लोक प्रशासन की खूब गुणगान कर चुके होते हैं। और जब इतना कर लेते हैं तो अब हमारा जो धर्म बनता है कि हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। क्रिटिकल एनालिसिस करें कि क्या एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि क्या होना, कैसे इसके भीतर किस तरह की कमियां देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो जो दावे किए गए हैं वो दावे किस हद तक सही है। तो मैं इन दावों को देख रहा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझिए। तो इसमें से मुझे क्या क्या लगता है वो आप देखिए। क्रिटिकल एनालिसिस में 2-3 पॉइंट जरूर हमें सीधे तौर पर सामने आते हैं, और उनमें हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है। उसमें से पहला पॉइंट है जो सब लोगों ने कहा कि एनपीए इज ए अनार्किस्ट फिलोसफी। नवीन लोक प्रशासन एक एक अराजकतावादी दर्शन है। आप सोचिए, अब वो क्यों है, वो अपने आप में क्वेश्चन बन गया कि नवीन लोक प्रशासन एक अराजकतावादी दर्शन क्यों है। लेकिन एक पॉइंट बहुत पूछा जाता, वो पूछा जाता है कि एनपीए इज ए अनार्किस्ट अनार्किस्ट फिलोसॉफी। ये एक एक अराजकतावादी दर्शन है। क्यों है, इसको जो बताया गया वो हमें समझने की जरूरत है। तो इसमें बताया गया कि ये एक अराजकतावादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। अराजकतावादी का मतलब अ, एक तो जो गांधी कहता है राज्य विहीन जो व्यवस्था हो, जिसमें स्टेट ना हो। ये थोड़ा ये कहता है कि बेसिकली नवीन लोक प्रशासन ने अपनी भूमिकाओं को इतना विस्तार दे दिया, और वो भी सामाजिक समता की स्थापना, सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के सारे आयाम स्थापित करने का मतलब सारी समस्याओं के समाधान का बता दिया, और सोशल इक्विटी की बात कर दी। तो ये जो लक्ष्य है, बेसिकली हमने कुछ देखा, ये सोशल इक्विटी वाला नहीं है, ये स्थापित कीजिए आप। प्रशासन को जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, रेलेवेंट हो, और उसके लिए वो एक तरह से सोशल एग्जीक्यूटिव की बात कर देते हैं कि एग्जीक्यूटिव सोशलिस्ट तक की बात कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव सोशलिस्ट की बात करते हैं। और इसी तरह से वो बात करते हैं कि प्रशासक को चेंज मेकर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो सीधा सीधा अतिक्रमण है, मतलब एक तरह से कार्य क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। किसका? पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लास का, या आप कहें कि लेजिस्लेचर का अतिक्रमण है। इसके अगर ये है तो ये जो पॉलिटिकल क्लास या लेजिस्लेचर है ये मीनिंगलेस हो जाएगी, ये अर्थहीन हो जाएगी। क्योंकि ये काम तो बेसिकली विधायिका का है कि वो नियम बनाए, कानून बनाए, नीतियां बनाए,
और वो तय करे कि लोगों की विल क्या है, लोगों को क्या चाहिए। तो जो काम राजनीतिक विज्ञान का होना चाहिए, जो काम विधायिका का होना चाहिए, जो राजनीतिक वर्ग का होना चाहिए, वो काम आप नवीन लोक प्रशासन लोक सेवकों को देता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की कि इट इज ए अनार्किस्ट फिलोसॉफी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखते हैं इसकी आलोचना में, तो कैसे ये एक अराजकतावादी दर्शन है, आप स्पष्ट कीजिए कि ये एक अराजकतावादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि नवीन लोक प्रशासन विधायिका या राजनीतिक वर्ग की भूमिकाओं का अतिक्रमण करता हुआ दिखता है, जैसे सामाजिक समता की स्थापना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, इसी तरह से सामाजिक समस्याओं का समाधान और लोक सेवकों की भूमिका एक समाजशास्त्री, एक कार्यप्रक समाजशास्त्री और चेंज मेकर की भूमिका के तौर पर देखता है। तो ये सारी भूमिकाएं राजनीतिक वर्ग की है, विधायिका की है। तो आप इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो आप बताएं कि क्यों हम इसकी आलोचना करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है कि ये पूरी फिलोसॉफी जो है वो आइडियलिस्टिक है, मतलब एक आदर्शवादी अवधारणा है पूरी, जो ये तो बात करती है कि व्हाट शुड बी, जो अभी हम नॉर्मेटिव में भी कहा क्या होना चाहिए नहीं है, इसकी बात करती है, लेकिन हाउ, कैसे होना चाहिए, इसकी बात नहीं करती है। तो हाउ एब्सेंट है। तो बड़े बड़े आदर्श रखता है, लेकिन इसे प्राप्त कैसे करें इसकी बात नहीं करती। इसीलिए रॉबर्ट टी कोलंबस्की की एक कोटेशन आप यहां डाल सकते हैं, जो कहते हैं कि ये शब्दों में क्रांतिकारी है, मतलब रिवोल्यूशनरी टर्म्स यूज करता है, लेकिन तकनीकी में ये यथार्थवादी है, मतलब कोई वास्तविक बदलाव नहीं लाता। जो कहता है कि ये लक्ष्यों की पहचान तो करता है, लेकिन उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें वो नहीं बताता। तो इस पूरी चीज के भीतर जो मैंने बुक में भी लिखा हुआ है वो आप कोटेशन डाल सकते हो, रॉबर्ट टी कोलंबस की नहीं है, ये आप कोटेशन जो पुस्तक में है या मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लीजिए, बाकी इतना स्पेस नहीं रहता है। लेकिन क्यों ये एक आदर्शवादी है? अगर सेपरेट से 50 शब्द का क्वेश्चन आए तो आप इसे बताइए कि ये आदर्शवादी इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े लक्ष्यों की घोषणा करता है, क्या होना चाहिए की बात करता है, लेकिन कैसे होना चाहिए इसकी बात नहीं करता है। तो ये थोड़ी सी चीज जरूर आप इसमें देख सकते हैं। तो ये भी एक आलोचना है। तीसरी जो आलोचना हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि ये इसका फोकस है, इसका फोकस ऑन एक्सपेंडेड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन की भूमिका के बढ़ाने पर इसका बल है। मतलब पूरा फोकस जो है वो क्वांटिटेटिव रोल पर है, मतलब मात्रात्मक तौर पर लोक प्रशासन का विस्तार हो। क्वालिटेटिव जो चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी की बात ये नहीं करता, ये नहीं करता, प्रशासन के गुणात्मक सुधार की बात नहीं करता। और यही कारण है कि 80 के दशक में एक समस्या पैदा हुई जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी, प्रशासनिक अदक्षता की स्थिति आई और बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनमें तालाबंदी हुई, हड़ताल हुई, घाटे का सौदा बनी, करप्शन का शिकार हुई और वो प्रशासनिक अदक्षता का शिकार हुई, जिसमें लाल फीताशाही भी एक शब्द आप नोट कर सकते हो। तो एक और चीज जो आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, ये वाला तीसरा, कि फोकस ऑन एक्सपेंडेड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसके विस्तार पर तो बल देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी या मात्रात्मक चीजों पर बल नहीं देता है। यह भी एक इसकी बड़ी आलोचना है। तो 3 आलोचनाएं हैं। चौथी आलोचना भी आप इसमें कर सकते हो, वो कर सकते हो कि ये जो है वो ये चेंज एंड प्रोग्रेस, इन दो का जो डिफरेंस है
परिवर्तन और प्रगति ये एक नहीं होती है, हर परिवर्तन प्रगति नहीं होती है। तो प्रशासन को चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन प्रगति क्या है, मतलब क्योंकि प्रगति के लिए वैज्ञानिक सोच भी चाहिए, प्रगति के लिए तकनीकी का प्रयोग भी चाहिए, प्रगति के लिए जो है साइंटिफिक जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है वो भी चाहिए। तो प्रोग्रेस पे फोकस नहीं है, चेंज पे फोकस है। तो चेंज और प्रोग्रेस का जो डिफरेंस है उसको वो नहीं बताता है। ये एक बात इसमें है, बहुत ही जो इसकी क्रिटिक्स है। और इसकी क्रिटिक्स में फिर जाके बाद में आप जोड़ेंगे तो जो नवीन लोक प्रबंधन का उद्भव हुआ, और उसमें स्पेशली आप जो चीजें ऐड करेंगे उसमें ये दो तीन चीजें जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। रोल बैक स्टेट, कैसे राज्य जो है 80 के दशक में राज्य की भूमिका को रोल बैक करने की बात हुई, और उसमें दो नाम प्रमुखता से होंगे जो नेक्स्ट क्लास में जब एनपीएम हम डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से इस चीज को देखेंगे। जिसमें एक मार्गरेट थ्रेचर जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, और उस समय 80 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, दोनों ने कहा कि राज्य की भूमिका अब कम कर देनी चाहिए। और दुनिया में सबने इसको माना। इसको कहते हैं रोल बैक स्टेट। तो आप कंसेप्ट और टर्म को नहीं समझेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। राज्य पश्चिमगमन, रोल बैक कर देना, तो इस टर्म्स को उन्होंने बताया। तो रोल बैक स्टेट की जो बात जो है जो की गई इसमें, उसको जो है बाद में एक तरह से इसके विरोध के तौर पर देखा गया। क्यों? क्योंकि नवीन लोक प्रशासन एक्सपेंडेड रोल, भूमिका के विस्तार पर बल देता है, जबकि बाद में 80 के दशक में मुश्किल से 10 साल बाद ही रोल बैक स्टेट की मांग उठी, और उसमें रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थ्रेचर का विशेष मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन था, उसका एक विचार था। इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चंस रीगनिज्म और थेचरिज्म के तौर पे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रीगनिज्म, व्हाट इज थेचरिज्म। तो रीगनिज्म और थेचरिज्म क्या है, रोल बैक स्टेट ये भी कहें। और लास्ट में जब आप इसे कनेक्ट करें तो जो सेकंड मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ उसमें जो एनपीएम का कंसेप्ट आया, उस एनपीएम के कंसेप्ट में नवीन लोक प्रशासन की चीजों को पलट करके जिस तरह से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के आंसर में कि क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, क्रिटिकल इवोल्यूशन कीजिए नवीन लोक प्रशासन का, तो कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे आपके कीवर्ड माइंड में हो और फिर उनको विस्तार देना और आवश्यकता के अनुसार अनुसार उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं ये चीज भी हो। तो जैसे आप बताइए अनार्किस्ट फिलोसफी है ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ये फोकस क्वांटिटेटिव एक्सटेंशन की बात करता है लेकिन क्वालिटेटिव जो डेप्थ की बात नहीं करता है। ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है लेकिन हाउ पे बात नहीं करता है। ये चेंज और प्रोग्रेस के भीतर का डिफरेंस नहीं बताता है। और 80 के दशक में रोल बैक स्टेट और फिर नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा इसी की कमियों के विरुद्ध या इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आई। तो इस तरह से आप अपने आंसर में कितनी गुंजाइश है उसके अनुसार आप रखेंगे। मतलब सिविल सर्विसेज या आरएस का आंसर राइटिंग एक तरह से रबड़ को खींचना, जोड़ना, बांधना कितनी जरूरत है उसके अनुसार एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर जो ये वाला काम करना चाहिए। लेकिन आपकी समझ यहां होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो अपनी समझ को इस तरह से रखना है जिससे कि जरूरत पड़ने के अनुसार आपका जो ब्रेन का जो आपका पूरा मैकेनिज्म है वो इस अभ्यास में आ जाए कि वो इस तरह से आंसर्स को डिजाइन करने लग जाए कि जैसे सवाल आए उसके अनुसार वो बनाने लग जाए। शुरू शुरू के भीतर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ये आपका एक नेचुरल प्रैक्टिस, नेचुरल वे में तब्दील हो जाना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विसेज की जो प्रैक्टिस में कहता हूं कि एक प्रिपरेशन वो इस तरह की मांग करता है। तो ये मैंने आपको बताया। थोड़ी दो तीन चीजें और करते हुए हम क्लास को मतलब आप समअप कर रहे हैं, जिसमें एक चीज ये हम जरूर देखें कि चलिए ये सारी बातें तो है लेकिन कुछ अच्छी बातें भी थी। आपने आलोचना इतनी कर दी कि अब इसमें बचा क्या है।
तो अब थोड़ा सा इसकी रेलेवेंसी देखिए कि आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, टुडे रेलेवेंस क्या है, आज की प्रासंगिकता, कंटेम्परेरी समय में इसकी रेलेवेंस क्या है, ये हम जरूर देखें कि आज क्या प्रासंगिकता है। और एक दूसरे हिसाब से भी इसे देख सकते हैं कि आज के भारत में, मतलब हम एक विकासशील देश है, भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो दो तरह से इसे देख सकते हैं। तो आज क्या प्रासंगिकता है, इसका मुझे लगता है सबसे बेस्ट टूल यह है कि आज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो संकल्पना है वो संकल्पना है गुड गवर्नेंस, मतलब कैसा प्रशासन होना चाहिए वो हम आगे चल के इसे देखेंगे, लेकिन वो है कि वो सुशासन वाला, गुड गवर्नेंस वाला प्रशासन होना चाहिए। और गुड गवर्नेंस के जो पैरामीटर है, उन पैरामीटर में अगर 10 पैरामीटर अगर आप लिखेंगे तो 7 पैरामीटर एनपीए वाले हैं। मतलब गुड गवर्नेंस के पैरामीटर में ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट किया है कि ऐसा होना चाहिए कि पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो वैल्यू ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी वो स्वीकार करते हैं, वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी स्वीकार करते हैं, डेमोक्रेटिक है ना, इसको भी स्वीकार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सेंसिटिव और सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें बताया गया है उसकी भी बात करते हैं। मतलब आज के भी गुड गवर्नेंस जो संकल्पना किसी भी देश के लिए एक आदर्श प्रशासन की व्यवस्था है, उसके भीतर नवीन लोक प्रशासन की ये जो आयाम उस समय स्थापित किए वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है, उनको माना गया है। हालांकि एक दूसरे पक्ष को भी माना है जो एनपीएम के तौर पर आया है, लेकिन नवीन लोक प्रशासन की किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट एक चीज को कि भूमिका का विस्तार हो। तो इतना विस्तार नहीं, लेकिन बाद में चल के क्वालिटी पे फोकस किया है। बाकी तो सारी चीजों को आज भी एक नवीन लोग जो गुड गवर्नेंस या सुशासन में एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने आंसर को इस तरीके से बांधना है कि आपको गुड गवर्नेंस आगे रख दो और उसके पीछे नवीन लोक प्रशासन को लगा दो, उसके जो 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 भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लगा दो, तो आपका एक आंसर बनता हुआ चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि रोल इन इंडियन पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, और या थोड़ा सा मैं इसे ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा कि रेलेवेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंट सिनेरियो में कर दिया। अगर हम ऐसा कोई सवाल बनाते हैं तो फिर कैसे कि भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो भारत की प्रासंगिकता में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो आप देखते हो, वैल्यूज जो भारत की प्रेम्बल में रखी हुई है, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो जस्टिस है, चाहे वो आपका सोशली पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, इक्विटी है, या फ्रीडम है, ये सारी बात जो है इसके भीतर आती है। और इसी तरह से एक जो है सोशलिस्ट अप्रोच है, समाजवादी है, ये सब चीजों को वो पूरा करता हुआ दिखता है। तो जो भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य हैं, कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन के मूल्य भी उसके नजदीक है। एक चीज, दूसरी चीज आप बताएंगे वो ये बताएंगे कि आज भी भारत में किस तरह की सोशल सोशल प्रॉब्लम्स है, या एक चीज और है, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। और उन सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, चाहे वो अनइक्वलिटी की है, चाहे वो अर्बनाइजेशन की है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, और चाहे वो क्लाइमेट चेंज की है,
और उन सबके भीतर आज भी नवीन लोक प्रशासन का विचार प्रासंगिक है। और अंत में आप ये कहिएगा, जब भी डेवलपिंग कंट्रीज का है तो एक पॉइंट को जोड़ते हैं, वो पॉइंट जोड़ते हैं कि बाद में इसी का नया रूप विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो है आता है। तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास प्रशासन है, वो एक तरह से मॉडिफाइड ही रूप है नवीन लोक प्रशासन का विकासशील देशों के संदर्भ में। तो आप इस तरह से अपने आंसर्स को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको अलग अलग डायमेंशन बताए हैं, तो आप इस तरह से सोचेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक चीज इसके भीतर हुई है। अब हम थोड़ा इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं कुछ चीजें आपको चाहो तो मैं नोट करवा सकता हूं। जैसे 50 शब्दों में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, मतलब नवीन लोक प्रशासन क्या है, आप लिख के देखिए कि क्या 50 शब्दों में आप लिख रहे हैं। वाई इज एनपीए डिस्क्राइब्ड एज ए वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब इसमें जो वैल्यू शब्द था, वैल्यू ओरिएंटेशन, उसका मतलब क्या है। इसलिए 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है। डिस्क्राइब्ड एज ए वैल्यू ओरिएंटेड, डिस्क्राइब्ड एज ए रेलेवेंस, डिस्क्राइब्ड एज ए इक्विटी, डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज। तो 50-50 शब्दों में आप 4 क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। इसी तरह से एक जैसे वाई डज एनपीए रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, तो इसको वो कैसे रिजेक्ट करता है, इस पे आप 50 शब्दों का आंसर्स लिख सकते हैं। आप लिखिए एक्सप्लेन द एम्फेसिस ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एनपीए, एनपीए सिटीजन पार्टिसिपेशन को कैसे प्रमोट करता है, इस पे आप 50 शब्दों में आंसर्स लिख करके देखिए। हाउ डज एनपीए एडमिनिस्ट्रेशन व्यू इन द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक लोक सेवक की भूमिका को वो कैसे देखते हैं। जो 2 टर्म्स तो मैंने बताई थी, एक सोशल एग्जीक्यूटिव की तरह और एक चेंज मेकर, तो उस पे आपका 50 वर्ड का क्वेश्चंस हो सकता है। इसी तरह से वाई इज एनपीए कंसिडर रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग सोसाइटी, एक विकासशील समाजों में जो एनपीए है, वो जो मैंने नवीन जो विकास प्रशासन और अभी जो मैं बता रहा था सोशल प्रॉब्लम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, उसमें उसकी क्या भूमिका है, सेपरेट से ये आ जाए। भारतीय संविधान और एनपीए को कनेक्ट कर सकते हैं, भारत और एनपीए को कनेक्ट कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन सीधा सा आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ एनपीए, सीधा सा पूछ सकते हैं कि आप इसका आलोचनात्मक कीजिए। 50 शब्दों में ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे अनार्किस्ट है, कैसे, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चंस अपने आप में, ये 5 क्वेश्चंस अपने आप में 50-50 वर्ड के बनेंगे, और सारा मिला के भी 150 वर्ड के बन सकते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि केवल एक को भी 150 वर्ड में मैं दे सकता हूं, क्योंकि कोई एक भी इनमें पूरा एनपीए को डिस्क्राइब करता है, तो उस चीज को एम्फेसिस करते हुए कैसे आप लिख सकते हैं, इस पे भी आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एनपीए, ये तो आप कर ही देंगे। डिस्कस इवलेट एनपीए एज ए क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे वो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से भिन्न अपने आप को अलग करता है। तो एनपीए वर्सेस जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पे क्वेश्चंस आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से एनालाइज द लिमिटेशंस एंड क्रिटिक्स, ये तो हो ही गया। एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारत के लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन की क्या प्रासंगिकता है, इसे भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैं जो थोड़ी चीजें आपको आज डिटेल में बताई है कि नवीन लोक प्रशासन जो है, वो पिछली 2 क्लासेज को कनेक्ट करते हुए जो बताया हूं, वो इसके किस किस तरह से डायमेंशन हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आप डीप में जाएंगे तो आपको एक चीज समझ बनी होगी कि मैं 3 क्लासेज नवीन लोक प्रशासन पर क्यों ले रहा हूं, जबकि मैं कभी इसे 40 मिनट में खत्म कर दिया करता था। लेकिन इस बार मैंने डिटेल से लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि सिविल सर्विसेज में स्पेशली अपने आरएस में जो क्वेश्चंस का नेचर आ रहा है वो बहुत डीपली आ रहा है, इसलिए उतनी ही डीपली प्रिपरेशन की ये डिमांड भी करता है। तो आप ज्वाइन कीजिए क्लास और लाइव ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। और हमारे पास तो एक फैसिलिटी है जिसमें हम
ऑडियो पे बात कर सकते हैं और उसके बाद में जूम पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अदरवाइज रिकॉर्डेड चीजें अपनी जगह है ना, फिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो फिर मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा होता। तो मैं पूरी आशा है कि आप सब इसमें इसी तरह से थोड़ा सा मोर इन्वॉल्व होते हुए और आप कोर्स को ज्वाइन करके फिर आप इसमें साथ साथ तैयारी करते, आप भी करते, मैं भी करता हूँ, बढ़ते हैं। थैंक यू।